चलो जी, तो एक बहुत ही आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले करना है हमको। AS4 वेरी इजी। हेडिंग डाल दो आप। डाल दिया आपने हेडिंग? ठीक है। नाम बड़े से दिख रहे होंगे बट एक्चुअली में बहुत आसान है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4 और बहुत छोटा भी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नाम पढ़ो, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो आई थिंक टॉपिक या नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि आपको इसमें बस दो ही चीजें पढ़नी है। क्या क्या? एक तो पढ़ना है कंटिंजेंसीज, दूसरा क्या पढ़ना है? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, चलो। तो बस यही दो चीजें इसमें छोटी छोटी हैं, वो कर लो और आपका AS कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट लिख लो। फर्स्ट लिख लेना। तो फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग ही डाल दो कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज। चलो, तो इसमें लिखना फर्स्ट एरो डाल के, इट इज अ condition oblique situation comma ultimate outcome of which comma gain or loss इसके अंदर आप ये दोनों को अंडरलाइन कर लो, एक गेन को भी और एक लॉस को भी, इन दोनों को भी अंडरलाइन कर लेना। गेन और लॉस, फिर से कॉमा, विल बी known or determined only on occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events। चलो, तो लिख लो पहले इसको आराम से। सभी बच्चे लिख लो इसको आराम से। पढ़ने आ रहा है ना? लिख लिया? तो ये जो टर्म है कंटिंजेंट, ये आपने सुनी हुई है पहले कभी? आई थिंक ऐसी टर्म आपने सुनी होगी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, है ना? हमने उसमें भी पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जब हम कंटिंजेंट बोलते हैं तो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? आप लॉ में भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करके भी पढ़ते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट? कोई अनसर्टेन चीज, है ना? आप कह सकते हो कोई अनसर्टेन चीज, कि कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर कोई अनसर्टेन इवेंट पे। तो उसी को यहां पे क्या बोल दिया? कंटिंजेंसी। ध्यान से पढ़ लो, आराम से, सिंपल है। वो कह रहे हैं इट इज अ कंडीशन या कोई भी सिचुएशन, अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच, क्या बोला है? अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच। अब यहां पे जब वो आउटकम बोल रहा है, तो आउटकम का मतलब ही क्या है? वो सिर्फ फायदे या नुकसान की बात कर रहा है। ठीक है ना? कि कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से या तो आपको फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। अब वो क्या होगा, कितने का होगा, वो क्या डिपेंड करेगा या किस पे डिपेंड करेगा? कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेगा। तो विल बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, दैट्स इट। इसको क्या बोल दिया? कंटिंजेंसीज। एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई कोर्ट केस। मानो हमारे ऊपर किसी ने कोई कोर्ट केस कर दिया,
तो अब केस चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है। अब वो केस में हम हार भी सकते हैं, हम केस जीत भी सकते हैं। मान लो अगर हम केस हार गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें कुछ पैसा वैसा पे करना पड़ जाएगा। आपने बड़े न्यूज सुने होगी, कस्टमर्स आजकल कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में कंपनीज के ऊपर केस कर देते हैं। सुने ना ऐसी आपने किससे, आजकल बड़े पॉपुलर है, आते रहता है न्यूज पे, ठीक है। पीवीआर के ऊपर, कभी आजकल हाल फिलहाल में बारबेक्यू नेशन के ऊपर कुछ हुआ था। तो पॉइंट ये है कि कंपनी इसके ऊपर कभी मान लो किसी ने केस कर लिया, मैं कंपनी हूं, मेरे ऊपर किसी ने केस कर लिया। अब अगर मान लो केस में हार गया तो हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, मुझे कुछ पैसे वैसे पे करने पड़ जाएंगे। और जीत गया तो बस कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या है, ये कंटिंजेंसी है। इस कंटिंजेंसी में क्या हो सकता है, या तो मेरा लॉस हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। अब वो अनसर्टेन इवेंट क्या है कि केस जीतूंगा कि हारूंगा। जीत गया तो नो लॉस, हार गया तो लॉस, सिंपल। समझ आ गया। ऐसी गेम की भी बात हो सकती है कि कहीं अगर हमने किसी और के ऊपर केस कर दिया तो फिर वो उल्टा है कि हम वो केस जीत गए तो हम लोग कुछ पैसा जीत जाएंगे, हार गए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे दो तरह की बातें हो गई। तो अब आपको क्या करना है, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब इसके सेंटर में से दो बाइफरकेशन निकाल लो, इसके सेंटर में से दो बाइफरकेशन निकालो। तो कंटिंजेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे एएस का फोकस बस क्या है कि कंटिंजेंसी से क्या हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या तो गेन हो सकता है। ठीक है, तो पता है यहां पे जो मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है हो सकता है आपको खुद ही बता दो, आपको पढ़ने की यहां से जरूरत नहीं पड़ेगी। एएस बस क्या बोल रहा है कि ये जो कंटिंजेंट लॉस है या कंटिंजेंट गेन है, जो भी है, इसकी आपको अपनी ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसकी हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डील करना है, कैसे डील करना है, क्या इसको रिकॉग्नाइज करना है, नहीं करना। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, आपसे पूछता हूं कंटिंजेंट लॉस बताओ। तो आपको कुछ क्या पता है, क्या आपके दिमाग में कुछ घंटी बजेगी। हो सकता है आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी, प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है कि अगर आपको कोई फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई कि आपका लॉस होगा तो उसको तो आज ही रिकॉग्नाइज करो। बट अगर कोई आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो फायदा होगा, कुछ गेन होगा, तो क्या उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं करते, इग्नोर करते हैं। बिल्कुल सही। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो मोर और लेस वही चीज है। तो इसलिए मैंने आपको पहली बोला यस इज वेरी इजी, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड्स में हमको लिखने आना चाहिए। तो कंटिंजेंट लॉस के नीचे वही जो आपने बोला, तो हमें क्या लिखना है, लिख लो इफ इट इज लाइकली दैट कंटिंजेंसी विल रिजल्ट इन लॉस। लाइकली बोल रहा है, अगर ये चांस है कि भाई लॉस होगा। अब वो कैसे पता लगेगा, वो यहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट आती है। ऑडिट में भी आप ये टर्म्स पढ़ते होंगे, मे बी मैनेजमेंट की जजमेंट भी होती है, एक ऑडिटर की भी जजमेंट होती है। तो बेसिकली यहां जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो हमें जजमेंट लगानी पड़ेगी कि हमें क्या लग रहा है। अगर हमें लग रहा है कि भाई लग रहा है कि लॉस वॉस होने के चांसेस है, तो पे प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। एएस हमारा प्रूडेंस को फॉलो करता है। वो कहता है कि फिर क्या करना है, उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर देना है। तो बस लिख लो प्रोवाइड फॉर लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एफएस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफएस। सिंपल हो गया। अब सवाल उठा, ये तो बोल दिया लॉस को रिकॉग्नाइज करना है, बट आज हमें एग्जैक्टली ये अगेन वही बात है, ये तो नहीं पता होगा कितने का लॉस होगा। वही एग्जांपल देते हैं, भाई मेरे ऊपर केस का रखा है कस्टमर ने, अब वो केस हारूंगा तो वो फिर जज बताता है कि भाई आपको कितना कंपनसेशन देना है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो पॉइंट है कि मेरे को थोड़ी ना पता है, मैं भविष्यवाणी थोड़ी ना कर सकता हूं कि भाई अगर मैं केस हार गया तो मेरा कितना नुकसान होगा। तो फिर अगर लॉस प्रोवाइड करना है तो अब मैं कैसे करूं, बताओ क्या करूं। लॉस तो प्रोवाइड करना है, मैंने बोला भाई लग तो रहा है लॉस होगा, बट कितने का होगा ये नहीं पता लग रहा है एग्जैक्टली, अभी मेरे को नहीं पता, तो क्या करूं मैं। हाँ बस सिंपल है भाई, जब हमें पता नहीं अमाउंट तो हमें क्या लगाने पड़ते हैं, एस्टीमेट लगाने पड़ते हैं बस। ठीक है ना। तो लॉस का हमें क्या करना है,
एस्टिमेट करना है। अच्छा मान लो कोई चांस ही नहीं, कोई मेरे पास जरिया ही नहीं कि मैं कोई एस्टिमेशन कर सकता हूं, मैं एस्टिमेशन कर ही नहीं पा रहा जेन्युइन रीजन से, मेरे पास मान लो एस्टिमेशन करने का कोई बेसिस नहीं है, कुछ भी मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा, तो क्या करूंगा? फिर क्या बोलेगा एएस? फिर एएस क्या बोलेगा? फिर बोलेगा ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे एस्टिमेशन तो फिर क्या करो, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करो, बताओ ये चीज, ठीक है, कि ऐसी कोई कंटीजेंसी है जिससे लॉस हो सकता है लेकिन जिसका अमाउंट हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला फोकस क्या है कि पहले तो आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करके लॉस को प्रोवाइड करना है। बट अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई जरिया नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है जिसके ऊपर आप एस्टिमेट कर पाओ, तो फिर क्या करना है, हमको डिस्क्लोज करना है, बस इतनी बात है। कोई दिक्कत इसमें? लिख ले इसी बात को, बस इसके नीचे फिर आप लिख लो ऐसी जैसे मैं लिख रहा हूं एरो डाल के लिखना, estimation of amount of contingent loss is to be provided in the financial statements which is based on अभी आपको मैंने बोला था टर्म, एज भी वही बोल रहा है, मैनेजमेंट जजमेंट। तो एस्टिमेशन कौन करेगा? क्या ऑडिटर जाके करेगा एस्टिमेशन? नहीं, कौन करेगा एस्टिमेशन? मैनेजमेंट करेगा। ऑडिटर का काम थोड़ी ना एस्टिमेशन करना, ऑडिटर तो बस चेक करेगा कि भाई ठीक है एएस का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, बस। क्लियर हो गया? और दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, कंटिन्यू करो ऐसे ही, अगला एरो इसके नीचे खींचो, करेक्ट। तो क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है प्रॉपर, ये बात हमें बतानी है बस। तो लिख लो, इफ देयर इज conflicting oblique insufficient evidence, यहां पे एविडेंस का मतलब आप कह सकते हो डेटा समझ लो, फॉर estimating the amount of loss comma, then disclosure is made of existence and nature of contingency, ठीक है ना। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई हम क्योंकि एस्टिमेट नहीं कर सकते तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम कुछ बताएंगे ही नहीं, बताना तो पड़ेगा। अगर रीडर्स को सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी है प्रॉपर तो आपको बताना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोजर। तो बस आप बता दोगे कि भाई क्या कंटिंजेंसी है, और टेक्निकली भी बताओगे कि भाई हम उसका अमाउंट नहीं यहां पे प्रोवाइड कर सकते बिकॉज वी हैव नो एविडेंस, हमारे पास एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट लगा पाए। बस समझ में आ गया कंटिंजेंट लॉस में क्या करना है? तो क्या बोला बताओ, फटाफट से एक बार जल्दी से रिपीट कर लो। कंटिंजेंट लॉस में क्या बोला हमने कि अगर लॉस होने की लाइकलीनेस है तो हमें क्या करना है, बुक्स में लॉस को प्रोवाइड करना है। सिंपल बोल लो, जैसे प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इसके अंदर आ सकता है फॉर दैट मैटर। अगर एस्टिमेट नहीं लगा सकते, अच्छा ये एस्टिमेट के बेसिस पे करना है, एस्टिमेट कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तो इट विल डिपेंड ऑन या इट विल बी बेस्ड ऑन मैनेजमेंट जजमेंट। ये थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स है, देखो यार कोशिश करना कि ये शब्दों का इस्तेमाल करो, जैसे मैनेजमेंट जजमेंट हो गया, अच्छा वर्ड है। आंसर में अगर मान लो आया कोई क्वेश्चन और आप लिख के आना चाहते हो तो ये लिख के आ सकते हो, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे मैनेजमेंट जजमेंट के ऊपर एस्टिमेशन होगी। और अगर मान लो मैनेजमेंट बोलता है कि यार हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम एस्टिमेशन कर पाए, यानी प्रैक्टिकली हम एस्टिमेशन कर ही नहीं पा रहे, तो क्या करना है,
फिर क्या करना है जल्दी से बताओ, डिस्क्लोजर करना है। समझ में आ गया, खत्म हो गई कहानी। चलो आओ नेक्स्ट, कंटिंजेंट लॉस, सॉरी गेन, कंटिंजेंट गेन। तो एज अ जनरल रूल क्या बोलूंगा, कंटिंजेंट गेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, आपने ऑलरेडी बता दिया, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो लिख लो, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एफएस लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो एज अ जनरल रूल क्या कंटिंजेंट गेन यानी कोई फायदा वगैरह हमें रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं करना। लेकिन एक सिनेरियो है, मानो एएस ने बोला, आपके लॉयर ने फोन किया, आपके वकील ने आपको कॉल किया, बोला अरे वो जो केस आपने कर रखा था ना, आपने जो केस कर रखा है, डाल रखा है, मान के चलो बस आप जीत गए, केस आप जीतने वाले हो, आपको बढ़िया सा कुछ अमाउंट वगैरह मिलने वाला है, वो बस एक फॉर्मेलिटी बच गई है, कोर्ट का ऑर्डर आने का या जज के ऑर्डर आने का वेट है, बट मेरी जज से बात हो गई है, आप केस जीत चुके हो। यानी कि अगर आपका जो कंटिंजेंट गेन है वो वर्चुअली सर्टेन है, मतलब मोर और लेस सर्टेन है कि ये ऑलमोस्ट पक्का है कि आप जीतने वाले हो, तो फिर क्या उसको रिकॉग्नाइज करोगे, हाँ फिर रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। तो एएस ने बोला अगर गेन का रियलाइज होना वर्चुअली सर्टेन है, मैं जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की वर्ड है। वर्चुअली सर्टेन का मतलब मैंने जैसे बता दिया एग्जांपल कि आपके वकील ने आपको फोन करके क्या बोला कि आप केस जीत गए हो, ठीक है, मेरी जज से बात हो गई है, बस जज के ऑर्डर के आने का इंतजार है, वैसे आप केस जीत चुके हो, तो उस केस में फिर गेन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर प्रूडेंस की बात ही नहीं बची ना, फिर तो ऑलमोस्ट डन है कि आप जीत ही चुके हो। क्लियर हो गया? तो बस ये लिख लो, इफ रियलाइजेशन of gain is virtually certain। तो बताओ इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हुआ, अंडरलाइन कर लो इसको, वर्चुअली सर्टेन। तो फिर क्या करना है हमको, फिर इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, देन इट कैन बी recognized in financial statements। बस दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट आपका इस एएस का कंप्लीट, इतना ही है। कंटिंजेंसी को लेके जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को भी सर फ्यूचर लॉस ही हम रिकॉर्ड करते हैं, गेन को कैसे, गेन नहीं करते ना, वही तो बोल रहे हैं, गेन तो नहीं करते, वही तो बोला, जनरल रूल तो यही है, फ्यूचर में कंटिंजेंट कोई गेन है वो नहीं रिकॉर्ड करना। हाँ अगर वर्चुअली सर्टेन है मैंने बोला तो फिर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो क्लोज कर दो इसको, तो इसको तो लंबी लाइन खींच के क्लोज कर दो। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेकेंड टॉपिक पे आ जाओ। सेकेंड टॉपिक क्या था इसका, चलो हेडिंग डाल दो नेक्स्ट टॉपिक की, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो पहले इसका मीनिंग लिखवा देता हूं, पहले लिखवा देता हूं, फिर आपको एक साथ बता दूंगा। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी ऐसी बहुत छोटा सा है। तो आप पहले इसका मीनिंग लिख लो, पहले आप इसका मीनिंग लिख लो। इसका मीनिंग क्या होता है, डेट सॉरी, इतने तो समझदार हो कि नहीं हो, ऊपर ऑलरेडी एक बार टॉपिक लिख चुके, इतनी तो कॉमन सेंस है भाई हम में या नहीं है। चलो मीनिंग लिखो इसके, इसका दिक्कत ये होती है आप पीछे थोड़ा बातें करते रहते हो ना, मेरा उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं बहुत ईमानदारी से अगर बोलूं, मेरी शांति में पढ़ने की और पढ़ाने की आदत है पहले से ही,
बट आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पीछे अपनी आपस में गप्पे मारते रहते हो और मुझे भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता कि हर क्लास में आपको टोकूं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ये मेरी कमजोरी है। तो मैंने भी आपके जब सीए की जर्नी जब मैं करता था, मैंने लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करता था, मैं घर पे भी नहीं पढ़ता था, मुझे जरा सी भी डिस्टर्बेंस में बड़ा वो होता था, डिस्ट्रैक्शन, तो मैं लाइब्रेरी में शांति में जाके पढ़ाई करता था अपने टाइम पे। और अभी भी वही है, आप लोग पीछे बातें जब ज्यादा करते हो तो मेरी बड़ी डिस्ट्रैक्शन रहती है, मेरा दिमाग आधा वहीं पे फोकस रहता है कि क्या बात कर रहे हैं आपस में, पता नहीं। चलो एनीवे, लिखो इसमें दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पहले मीनिंग लिख लो इसका, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल that occur between balance sheet date between balance sheet date and date of approval of, शॉर्ट में लिख सकता हूं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एफएस, approval of financial statements by the board of directors, by the board of directors or other approving authority। चलो ये पहले लिख लो, फिर देखते हैं किसी को बाय चांस समझ में आया भी कि नहीं कि क्या लिखा है अंग्रेजी। मैं बहुत सीधी बात बोलूं तो कोई यहां पे टेढ़ी अंग्रेजी लिखी नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। अगर आप एक बार अपने आप ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लिखा क्या है। दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कोई भी इवेंट चाहे वो आपके लिए फेवरेबल हो चाहे वो आपके लिए अनफेवरेबल हो, जो कब अकर हो रहा है, बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो क्या है यहां पे सीन, मैं आपको बता देता हूं, पहले आप समझ लेना, फिर आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आसान ही है तो लिखना मत, ये बनाना मत, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम भूल जाएंगे, मुश्किल है कुछ, तो बना लेना, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ूंगा। बट पहले समझ लो होता क्या है। मान लो मेरा कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 को, तो ऑब्वियसली खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 को, 26 को, सॉरी 26 को, राइट। अब इस डेट पे आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, बोले तो सिंपली अपनी वो बैलेंस शीट वगैरह बनाओगे। अब इसके बाद क्या होता है, आपने 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट तो बना ली, अब आगे का फ्लो क्या होता है, आपको पता है आगे क्या होता है। अब ये बैलेंस शीट बनते बनते रियलिस्टिकली क्या होता है, भाई ऐसा तो होगा नहीं ना 31 मार्च 2026 की डेट आई और 12 बजे तक जादू के जोर से बैलेंस शीट बन गई, ऐसा तो नहीं होता ना, प्रैक्टिकली बनाने में टाइम लगता है। तो प्रैक्टिकली बैलेंस शीट बनती तो 31 मार्च की है, लेकिन बनने में टाइम लग जाता है, और एक बार पूरी बन जाती है फिर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आपके जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं बैलेंस शीट बनी तो 31 मार्च की, बट अप्रूवल इसका आते आते हो गया मान लेते हैं 15 अप्रैल 2026। तो मान लेते हैं यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैलेंस शीट को क्या किया, अप्रूव करा। अच्छा, वंस बैलेंस शीट अप्रूव हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, उसके बाद उस बैलेंस शीट का क्या होता है, या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या होता है, पता है आपको। फिर शेयर होल्डर्स की एजीएम होती है, सुना आपने, एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो इस एजीएम के अंदर ये जो बैलेंस शीट वगैरह है इसको शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो क्या स्टेज हुआ, 31 मार्च 2026 आई, उस दिन की डेट की बैलेंस शीट बनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएनएल वगैरह जो आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हो,
फिर क्या होता है, डेट पे ज्यादा फोकस मत करना कि सर ये 15 तारीख कहां से आई, क्या आई, वो तो कुछ भी डाल दी मैंने। बट पॉइंट क्या है कि उसके बाद फिर बैलेंस शीट अप्रूव होती है। अप्रूव कौन करता है? अब कंपनीज के केस में तो आप सभी जानते हो कंपनीज के मैनेजमेंट कौन करती है? पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और अगर अदर देन कंपनी है, जैसे आपने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के बारे में सुना है, तो उनकी जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स हो जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उस बैलेंस शीट को क्या करती है? अप्रूव करती है। फिर बैलेंस शीट अप्रूव होने के बाद वो एजीएम वगैरह में ले डाउन करी जाती है, जिसको शेयर होल्डर्स उसको क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। समझ में आ गया कैसे पूरा प्रैक्टिकली फ्लो चलता है? अब मुझे आप बताओ, आपने मीनिंग एक बार पढ़ा, मैंने बोला इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो इवेंट्स है जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं, लेकिन कौन सी डेट तक? अप्रूविंग डेट तक, यानी अप्रूवल बाय जो भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अप्रूविंग अथॉरिटी। तो बताओ कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की बात हो रही है, आप बताओ। एग्जैक्टली तो देखो मैं एक बार इसको क्या करता हूं, इसको ब्लू से कलर करता हूं। इस पीरियड के दौरान दिख रहा है आपको 31 मार्च से 15 अप्रैल तक जो भी इवेंट होते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। याद रहेगा? ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मुझे बोलना चाहिए भूल जाते हैं। उनको याद आता है कि अरे एजीएम तक जब तक शेयर होल्डर्स के पास बैलेंस शीट आ रही है उस डेट तक सारी इवेंट्स आ गए। नहीं, हम कौन सी डेट तक की इवेंट सिर्फ यहां पे ले रहे हैं? जो अप्रूवल की डेट तक है, राइट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट, इस दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोले, मतलब थोड़े बड़े बड़े लेवल के इवेंट्स, उन इवेंट्स को क्या नाम दे दिया? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्लियर हो गया? तो आपको चाहे तो आपको बनाने की जरूरत है या समझ गए? मुझे लगता नहीं कुछ मुश्किल है, बट होपफुली आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार ये क्लियर हो गया कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है। अब यहां पे हमें सीखना क्या है कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, हमने बोला फेवरेबल या अनफेवरेबल, यानी अच्छे इवेंट जो आपको कुछ फायदा दे रहे हैं या बुरे इवेंट जो आपको कुछ नुकसान दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि क्या इन इवेंट्स को हमें एज ऑन 31 मार्च की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें रिकॉर्ड करना है क्या? बात समझ में आ गई? क्या इन इवेंट्स का इफेक्ट हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है? इस दौरान की 2025-26 का जो साल हुआ है, इसकी जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन इवेंट्स का इफेक्ट लेना है कि नहीं लेना है? आपके अंदर से क्या आवाज आती है बताओ? आपको ऐसा क्या लगता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो ज्यादातर तो यही आवाज आनी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट पॉइंट तो ये है ना, अगर इतना सीधा सीधा आंसर होता कि नहीं लेना, तो फिर क्या इसके ऊपर चर्चा होती है इसके अंदर? भाई अगर इतनी सिंपल बात है तो फिर तो बात ही खत्म कि 31 मार्च के बाद जो इवेंट हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हमें कुछ नहीं करना, फिर तो एएस में डालने वाली बात ही खत्म हो जाती। बट अगर एएस में ये चीज डली हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कुछ तो सीधी बात नहीं होगी, कुछ तो यहां पे मसाला होगा। अब वही मसाला हमको सीखना है। तो पहले आपको इवेंट समझ में आ गया हम कौन सी इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो, अब आपको मेन बात लिखनी है। तो ये जो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, एएस ने इसको दो तरह के इवेंट्स में डिवाइड करा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा सेंटर में लिखना, जैसे मैंने लिखा है सेंटर में लिखना टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो एएस ने क्या बोला? दो तरह के इवेंट्स होते हैं। तो इसके नीचे दो थोड़े से बड़े बड़े बाइफर्केशन निकालना, क्योंकि उसी के नीचे फिर हम हाथ के हाथ लिख लेंगे, है ना, इन्हीं के नीचे लिख देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े थोड़ा सा स्पेस लेके आप दो बाइफर्केशन निकालना। एक केस ने बोला कि भाई एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है। ये एस के टर्म है, ये एस का ही नाम है, तो ये आपको याद भी रखना है। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो पहले तो बताओ, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है कि एडजस्टिंग इवेंट कौन से होंगे, नॉन एडजस्टिंग कौन से होंगे? हाँ, तो एडजस्टिंग इवेंट्स थोड़ा सा नाम से आइडिया लग रहा होगा, वो इवेंट्स होंगे जिनका इफेक्ट हमें अपनी बैलेंस शीट में
लेना पड़ेगा, यानी जो हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, बट फिर भी हमें अपनी बैलेंस शीट में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेना है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं? जिनका इफेक्ट नहीं लेना। क्लियर हो गया? अब सवाल उठा कि सर कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग है, कौन से नॉन एडजस्टिंग है, तो इनको एक्सप्लेन करा है एएस ने। तो पहले आप एडजस्टिंग इवेंट्स के नीचे आ जाओ और इसमें लिखना दोस events which provide further evidence of conditions that existed on balance sheet date, इसके ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल, क्योंकि इसका थोड़ा एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता है। लिखना डेटर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। समझते हो आप इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है? तो हमारा डेटर इंसॉल्वेंट हो गया against whom provision for doubtful debt was created। ठीक है ना? तो आप एक और काम करो, इस पे आर का सिंबल लगा लो। आर मीन्स व्हाट? ये रट के जाना। ठीक है ना? आता है बहुत क्वेश्चन इस एस से, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है। और इसमें आपको ये पूरी अंग्रेजी लिखी है ना, जो मैंने एग्जाम्पल नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल तो मैंने आपके लिए लिखवाया, जो मेन अंग्रेजी लिखी है यहां से लेके यहां तक की जो अंग्रेजी लिखी है, इसको आपको मतलब लिख के जरूर आना होता है पेपर के अंदर आंसर में कि एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है। तो ये वर्ड बाय वर्ड कोशिश करना, रट के जाना, एज इट इज पेपर में लिख के आना है। ठीक है? तो अभी इसको डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट ये है कि ये जो एडजस्टिंग इवेंट्स है, इनका हमें क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका इफेक्ट लेना है। तो बस आप लिख लो नीचे एरो डाल के ऐसी, एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिक्वायर्ड। मतलब सिंपली पुट करो तो इनको हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना है। एंड खाली एडजस्ट नहीं करना, साथ में इसका क्या और करना है? डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड। दोनों भी काम करने हैं, एडजस्ट तो करना ही करना है, साथ में डिस्क्लोज भी करना है, बताना भी है। चलो तो लिख लो इसको फटाफट से। लिख लिया। तो देखो हमने क्या बोला, एडजस्टिंग इवेंट कौन सी इवेंट है? एएस कह रहा है अगर वो जो इवेंट आपका हुआ है उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे ऑलरेडी थी, सिंपली मतलब आपको ऑलरेडी कुछ पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर वो इवेंट कौन सा है? एडजस्टिंग इवेंट है। बेस्ट एग्जांपल लिखा है इसका। मान लो ये जो मेरा ब्लू कलर का जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान मेरा एक डेटर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। मोमेंट कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आपको पता ही होगा हमारे लिए वो क्या हो जाता है? बैड डेट हो जाता है, हमें बैड डेट रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब पॉइंट ये है कि बैड डेट तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन कब होगा? कौन से ईयर में होगा? क्या ये जो हमारी 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट बन रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है, क्या ये इसी में बैड डेट हमें दिखाना है या अगले साल दिखाना है? तो इसके लिए हमने क्या बोला, चेक करो कि ये जो बैड डेट हुआ है क्या इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी क्या? आपके ऊपर आपके पास कोई एविडेंस है कि जो इसको सपोर्ट करता है कि हमें ऑलरेडी पता था कि ये बैड डेट हो सकता है? तो मैंने बोला यार देखो मैंने प्रोविजन बना रखा था, मैंने ऑलरेडी प्रोविजन इसके अगेंस्ट बना रखा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
भाई अगर मैंने प्रोविजन बनाया तो इसका मतलब ही क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे को ऑलरेडी शक है कि ये मेरा बैड डेट हो सकता है। इसका मतलब आई कैन से कि देखो मेरे पास प्रूफ है, मैंने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है, तो इसका मतलब इस बैड डेट की कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट थी। तो इसको फिर आप क्या बोल सकते हो, एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आ गया? अब इसका उल्टा सोच लो। अब ठीक उल्टा क्या हो सकता है? मैंने बोला यार सब कुछ अच्छा था, मेरे सारे डेटर्स अच्छे थे, ये जो मेरा डेटर इंसॉल्वेंट हुआ ये मेरा बहुत पुराना कस्टमर है, ये मुझे सालों साल पैसे अपना देता रहता है, इससे मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं तो कोई प्रोविजन नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता। लेकिन अचानक से मान लो उसकी बदकिस्मती, मानो उसके फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ हो गया, वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया अचानक से, मेरे को कोई शक नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर मैं कह सकता हूं यार इसका इंसॉल्वेंट होना एक ऐसा इवेंट है जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट में मेरे लिए नहीं थी। तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? फिर उसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलोगे। तो अब क्या आप इसका इफेक्ट लोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? नहीं लोगे। कौन सी ईयर में लोगे? अगले साल लोगे, जिस साल में एक्चुअली में इंसॉल्वेंसी हुई है उस साल लोगे। लेकिन सवाल है कि जो 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट है उसमें क्या उसका इफेक्ट लोगे? नहीं लोगे। समझ में आ गया? मतलब एडजस्टिंग इवेंट अगर समझ में आ गया तो नॉन एडजस्टिंग तो क्या है, उसका ठीक उल्टा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गई बात? तो साथ साथ लिख ले, नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी कंप्लीट कर ले, कुछ नहीं है, एक को लर्न कर लो, दूसरा मोर और लेस उसका बिल्कुल उल्टा है। तो लिख लो इसमें भी नीचे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के नीचे लिखना दोस events which are indicative of conditions that are which are indicative of conditions that arise subsequent to the balance sheet date, समझ में आ गया क्या लिख रहे हैं हम लोग? वो इवेंट जो ऐसी कंडीशंस को दिखाता है जो बैलेंस शीट डेट के बाद अराइज हुई, पहले नहीं थी, तो उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, मान लो आपको ये अंग्रेजी ना याद आए, हालांकि इस पे भी मैं बोलूंगा आर लगा लो, इसको भी रट के चले जाना, ये भी एज इट इज रट के कोशिश करना कि याद आ जाए। मान लो आपको इसकी अंग्रेजी याद ना आए तो फिर आप एक बस अपने आप को क्या कर सकते हो, जुगाड़ करके आपने जो एडजस्टिंग इवेंट लिखा उसका उल्टा भी करके लिख सकते हो। तो ब्रैकेट में लिख लो दैट इज कंडीशंस do not exist on balance sheet date। तो अब चलो ऐसे भी लिख के आ सकते हो कि भाई वो इवेंट जिसकी कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इसका भी एक एग्जाम्पल भी लिख लो, ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट डाल लो और इसका भी एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट damaged due to occurrence of fire after balance sheet date, बताओ, पढ़ो और कॉन्सेप्ट से लिंक करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल को खुद करो। इतने तो समझदार हो ही आप सभी बच्चे, अगर इस कोर्स में हो तो इतनी समझदारी तो हम सब में है कि बेसिक चीजों को लिंक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल पढ़ के जरा कॉन्सेप्ट से बताओ, लिंक कर पा रहे हो क्या? क्या बोला मैंने कि भाई मान लो यही ब्लू वाले पीरियड में, वापस से ऊपर अगर आ जाऊं, इसी ब्लू वाले पीरियड में मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो आपके गोडाउन में या चलो फैक्ट्री वगैरह में आग वाग लग गई, जिसके कारण आपकी कोई मशीनरी वगैरह जल के डिस्ट्रॉय हो गई, तो लॉस हुआ है। अच्छा, ये टेक्निकली इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, अगर अप्रूवल डेट तक हुआ है तो। अब सवाल क्या है, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? तो क्या आग लगने की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी?
भाई आग लगना तो कोई भी नहीं, भाई आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना सोच के बैठते कि अरे यहाँ पे क्लासरूम में आग लग जाएगी। ये तो चलो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, हो जाती है, या भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करती थी, तो क्या अब ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, मोमेंट हमने बोला इवेंट एडजस्टिंग नहीं है यानी नॉन एडजस्टिंग है, तो अब आपको उसकी एडजस्टमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करनी है क्या? नहीं करनी। लेकिन नहीं करने का मतलब क्या है, कब नहीं करनी? इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं करनी, 25-26 वाली। कभी आप ये मत बोलना सर हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा कि आग लग के नुकसान हो गया इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। रिकॉर्ड तो करना, इवेंट रिकॉर्ड तो होगा। यहां पे सवाल सिर्फ ये कि कौन से पीरियड में होगा। जो बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुकी उस दौरान होगा, या अगले साल की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें होगा। रिकॉर्ड होगा, बात क्या सिर्फ चल रही है कि कौन से पीरियड में रिकॉर्ड होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो, तो ये मेरी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। तो अगर हमने बोला ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, तो क्या इसका कुछ एडजस्टमेंट हमें करना है? नहीं करना। तो बस यही लिख लो, एडजस्टमेंट टू एसेट्स या लाइबिलिटी जो भी है इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तो हमने ठीक उल्टा ही तो लिख दिया। एडजस्टिंग इवेंट में हमने बोला था एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, या हम बोल रहे हैं एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड दूसरी हमने डिस्क्लोजर की बात करी थी, क्या डिस्क्लोजर करना है इसका? क्या लगता है, क्या डिस्क्लोजर करना है? नेक्स्ट ईयर तो चलो सब होगा, नेक्स्ट ईयर तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी। क्या डिस्क्लोजर करना है हमें इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? नहीं करना, डिस्क्लोजर भी नहीं करना। तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ये भी लिख लो, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया? चलो, तो अब एक काम करो, अगर ये ओके हो गया तो नो डिस्क्लोजर लिखा, इसको ऐसे ब्लॉक कर लो। कोशिश करना अगर दूसरे पेन से कर पाओ, जिस कलर से ब्लॉक करोगे उसी कलर से ऐसे नीचे, इसके नीचे एरो खींचना। तो हमने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात एएस ने करी है। एक काम करो, पहले लिख लो, फिर उसको मैं बता भी दूंगा। तो इसी एरो के नीचे लिखना डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सुना है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सुना है टर्म कि डायरेक्टर्स को भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हर साल बनती है वैसे डायरेक्टर की रिपोर्ट भी बनती है। तो वही बोल रहे हैं रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, जैसे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट may be required because of their significance, so as to enable the users of financial statements to make proper evaluation and decision. ठीक है ना? तो इसमें आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट को चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो क्या बोला हमने, पूरी बात एक बार ऊपर से वापस से देखना। हम यहां पे कौन सी इवेंट्स की बात कर, लिख लिया था क्या? लिख लिया था ना सबने? हाँ, तो हम कौन सी इवेंट्स की बात कर रहे थे यहां पे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की।
तो हमने क्या बोला था, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की ना ही कोई एडजस्टमेंट करनी है, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिस्क्लोजर करनी है। यहां तक तो ओके हो गया। बट एएस ने बोला कि अगर भाई जो इवेंट हुआ ये बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है, जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसकी डिस्क्लोजर करना। बट कहां पे करना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। मतलब अभी भी ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं नोट्स वगैरह में करनी है, कहां पे करनी है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में करनी है, या फिर जो भी रिपोर्ट अप्रूविंग अथॉरिटी की बनती है उसमें करनी है। कब करनी है, अगर जो इवेंट हुआ है वो इतना सिग्निफिकेंट है, जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी इवैल्यूएशन के लिए, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गई बात? तो पूरा खेल समझ में आ गया, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट समझ में आ गया। ठीक है, तो बस इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर बस 2 स्टार पॉइंट्स लिखने हैं, ये एएस के पॉइंट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स है, तो बस फिर लास्ट ये लिखना है और फिर खत्म ये एएस पूरा ही। तो पहले स्टार पॉइंट पे लिखना प्रपोज्ड डिविडेंड। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये समझाने की जरूरत है। प्रपोज्ड डिविडेंड सभी जानते हैं क्या होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड। तो मुझे बताओ प्रपोज्ड डिविडेंड की लाइबिलिटी जो होती है, क्या आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो नहीं करते हो? प्रपोज्ड डिविडेंड बुक्स में रिकॉर्ड होता है? नहीं होता, सिर्फ इसका नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, तो यही है, यही बात बोली हुई है, नो लाइबिलिटी फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड for proposed dividend needs to be recognized in the financial statements। तो हमें कोई भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी होती, बस इसको क्या करना होता है, नोट्स में डिस्क्लोज करना होता है। तो वो लिख लो, इट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। इट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। किसी बच्चे को दिमाग में आए कि इस पॉइंट के अंदर हम जो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टॉपिक के अंदर है, उसके अंदर क्यों ये बात डिस्कस करी जा रही है, यहां पे क्यों एएस बोल रहा है? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जो डिविडेंड प्रपोज किया जा रहा है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इवेंट्स अकरिंग बैलेंस शीट डेट के अंदर ही आ गया। तो क्लैरिटी दी जा रही है बाय द एएस कि भाई इवन इफ, अगर आप मतलब इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग है। एएस ने डायरेक्ट सीधा सीधा बोल दिया कि प्रपोज डिविडेंड नहीं रिकॉग्नाइज करना, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, बात खत्म। समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से एक और स्टार पॉइंट लिखो, इफ इवेंट्स occurring after balance sheet date renders going concern assumption invalid, comma, then financial statements should be prepared on liquidation basis। बताना जरा, हाल फिलहाल में ऐसा कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, कुछ सुना सा लग रहा है ये? क्या आपको ये भी सिखाया गया है, प्रैक्टिकली सिखाया गया है? तो क्या कह रहा है यस, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गया, खतरे में आ गया कह सकते हो, तो अब आपको बैलेंस शीट वापस से बनानी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वापस से बनाने पड़ेंगे। कैसे?
ऑन लिक्विडेशन बेसिस, जो आपने ऑलरेडी बनाना सीखा हुआ है, सीखा है ना हमने, क्वेश्चन भी करा है और वहां पे भी हमने टर्म भी लिखी हुई है लिक्विडेशन बेसिस, तो समझ में आ गया। तो इसका बस एक एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल, वैसे तो वही है, जजमेंट लगती है, बट एग्जांपल लिख सकते हो जो आ सकता है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल लिख लो ब्रैकेट में, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट ऑब्लिक फैक्ट्री बाय फायर ऑब्लिक अर्थक्वेक, या फॉर दैट मैटर कोई भी और नेचुरल कैलामिटी आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आपके कोई मेजर प्लांट में या कोई फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, पूरा प्लांट, पूरा फैक्ट्री आपकी जो थी पूरी तहस नहस हो गई, जिस फैक्ट्री के दम पे आप अपना बिजनेस चला रहे थे वो फैक्ट्री आपकी जल के पूरी तरह से तबाह हो गई, तो लग रहा है आपको कि अब आपकी बिजनेस की कंटिन्यूटी क्वेश्चन में आ गई, पता नहीं अब आप अपना बिजनेस आगे चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। तो इसी को बोलते हैं ऐसे केस में कि भाई अब हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन खतरे में आ गई। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो फिर हमें क्या करना है, एएस क्या कह रहा है कि अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने लिक्विडेशन बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो एएस में कोई दिक्कत, इसमें आसान था एएस, कुछ ऐसा तो नहीं था, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे खुद, मैं करा नहीं रहा, रीजन मीन क्वेश्चंस बहुत बड़े सीधे साधे हैं। अगर आपने बाकी सारी चीजें समझ ली है, इनफैक्ट उनके आंसर्स भी पढ़ना, हमने जो सारी बातें लिखी है वही प्रोविजंस हैं आपके जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आप एक बार होमवर्क में रीड करके आना, मतलब खुद कर लेना। इसके क्वेश्चंस कराने लायक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बार बता दें, डन माने से इसको। चलो तो लंबी सांस ले लो, लंबी सांस ले लो जल्दी से। एक और ऐसी छोटा सा और आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड